बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। चीफ जस्टिस के अहकामात पर शहर कायद में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो जारी है। कहीं चाइना कटिंग और कहीं पे प्ले ग्राउंड पर भी कहा जाता है कि वहाँ चाइना कटिंग कर दी गई। इसके अलावा मुख्तलिफ नालों पे बनाई गई दुकानें भी मस्मार की गई और साथ साथ गैर कानूनी तौर पर बनाए गए बिल्डर्स की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको भी मस्मार करने के अहकाम जारी कर दिए गए। ये किसका ज़िम्मेदार है, इसके ज़िम्मेदार कौन थे, किसने ऑर्डर किया और किसने इनको बनाने की इजाज़त दी? यकीनी तौर पर जिन्होंने बनाने की इजाज़त दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अगर जबकि कहा जाता है कि प्ले ग्राउंड पर यानी खेल के मैदानों पर चाइना कटिंग हुई तो उसके ज़िम्मेदार कौन? उसके ज़िम्मेदार सूबाई वज़ीर खेल को होना चाहिए, क्योंकि खेल के मैदानों पर जब कब्ज़ा होता है तो वज़ीर खेल कहाँ सो रहे होते हैं। इसके अलावा जब गैर कानूनी तौर पर इमारत बनाई जाती है तो उनके तकरीबन 12 से 14 इदारों से NOC ली जाती है। हाँ, हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं सरपरस्त आला सरजानी टाउन रिटेलर्स एसोसिएशन सिराज साहब। दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ताशकंद सलीम साहब, जनरल सेक्रेटरी सरजानी टाउन रिटेलर एसोसिएशन। आज इनके साथ बड़ी ज़बरदस्त बातें होंगी क्योंकि इनका ताल्लुक़ रियल इस्टेट से, और रियल इस्टेट का भी एक बड़ा ज़बरदस्त काम होता है क्योंकि ये लोगों को आबाद करते हैं और जो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है जो लोग इनके पास ख़रीदने के लिए आते हैं और कुछ लोग बेचने के लिए आते हैं उनको भी बड़ा मुतमईन करते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारा प्रोग्राम है। सलाह साहब, ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ तकरीबन 18 माह हुए, इस 18 माह के दौरान आप लोगों को कितना नुकसान हुआ यानी कि रियल इस्टेट से वाबस्ता अफराद को? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने हमें अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। और रफ़ीक साहब, बात यह है कि 18 माह जो है एक बहुत बड़ा अरसा होता है। यहाँ तो एक दिन के लिए भी अगर किसी का कोई काम डिस्टर्ब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ख़ास तौर पे जो मज़दूर लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको ये बताऊं कि 18 माह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए। और सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बेचारे बस बहुत मुश्किल से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं कि लोगों को अपना दिल का हाल बता नहीं सकते। तो ये कि देखें, ये जो 18 माह का जो अरसा है इसके अंदर हम कोई एक फ़िगर तो नहीं दे सकते कि ये तो नहीं बता सकते कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये बता सकते हैं कि बहुत बड़ी जो है इसके अंदर डिस्टर्बिंग हुई है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे इस मामलात के ऊपर जो है वो कुछ बेहतरी करें, क्योंकि जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल अच्छा रही है। सिराज, ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी के हवाले से जो KDA के अंदर जब आप लोग का प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ है और स्टेट एजेंसी से ताल्लुक़ है और जब सरजानी टाउन का एक बड़ा इलाका है तो वहाँ पर जो आप लोग अपना जो रियल इस्टेट के हवाले से कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ क्या मुश्किलात हैं या वहाँ की लोगों की क्या पोजीशन है कि जो आप लोगों से रब्ते करते हो मकान के सिलसिले में या ख़रीदो फरोख्त के हवाले से क्या मतलब है? देखिए, सुरजानी टाउन के अंदर जो हमें जो मुश्किलात हैं, फ़िलहाल तो ये देखें, सुरजानी टाउन का जो तकरीबन जो पूरा इलाका है सारा KDA का इलाका है। तो वहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं वो KDA बैलेटिंग के हैं और जो ऑक्शन कमर्शियल प्लाट हैं वो ऑक्शन के प्लॉट्स हैं। तो वहाँ हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि KDA जो है हमारे साथ कोई पर्सनली जो है वो कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है। जैसे कि उसमें सड़कें बनानी है, सड़कों के हवाले से कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है। वहाँ गैस बिजली पानी के हवाले से कोई ज़्यादा हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे। तो हालांकि बिल्डर हजरात बहुत कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे माशाल्लाह से। अभी रिसेंटली करंटली अभी एक 2-4 दिन पहले एक प्रोजेक्ट अभी अनाउंस हुआ है फरिया बिल्डर के नाम से, अल अज़ीज़ एक्सीलेंसी के नाम से लेमले में। और अल अज़ीज़ के और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। अभी अपना अल गफूर ग्रैंड सिटी के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी आया है। तो बाद ही के बिल्डर तो बहुत कोशिश कर रहे हैं और स्टेट एजेंट हजरात भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी यूनियन के तवज्जो से भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी हो। लेकिन चूँकि जब तक एक KDA के लोग, हुकूमत के लोग जब तक खुद ज़ाती इंटरेस्ट नहीं लेंगे और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, तो जब तक तो भी ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। जो आपको पता है कि शहर कायद में तजावज़ात ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है जी। तो नालों पे बनाई गई जो दुकानें उनको मस्मार कर दिया गया, चाइना कटिंग के ऊपर बनाए गए मकानात कहा जा रहा है कि वो गैर कानूनी उनको मस्मार किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो अहकामात चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं तो चाइना कटिंग पे जिन लोगों ने ये आबादी की, जिन लोग आबाद किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या सिर्फ बेचारे गरीबों को उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं रफ़ीक साहब आपसे ये कहूँगा कि देखें, जो चीज़ गलत है वो गलत है। चाइना कटिंग बेसिकली एक गलत चीज़ है, अपना उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है।
इसी तरीके से जो नाले के ऊपर जो घर बनाए गए हैं वो भी गलत बनाए गए हैं, लेकिन उसका कसूर ये नहीं है कि ख़रीदार उसका ज़िम्मेदार है। इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन इदारों में इनको लीज़ किया, जिन लोगों ने इनको बेचा, जिन लोगों ने इनको आबाद किया। तो मैं समझता हूँ कि ख़रीदार तो एक मासूम आदमी होता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जी मेरे पास घर है तो मेरा अपना ज़ाती घर, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरा अपना ज़ाती घर बन जाए। हर बंदे की कोशिश होती है, हर बंदा जज्बात में आके जो पैसे होते हैं, जो चीज़ मिल रही होती है, ख़रीदने की कोशिश करता है कि मैं अपना ज़ाती घर बना लूँ। लेकिन ये तो जो लोग जो लीज़ करके दे रहे होते हैं, जो लोग बेच रहे होते हैं, या जो हुकूमत के साथ राब्ते में होते हैं या सिंध गवर्नमेंट के साथ, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स बना करके देते हैं, ये मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। और ये उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि किस तरह गरीब लोगों का पैसा हड़पते हैं। बाद में वो लोग तो निकल जाते हैं, फिर वो जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, उन लोगों को भुगतना पड़ता है। अभी आप देखें जो नाले के ऊपर जितने घर तोड़े गए हैं बेचारे, ये गुजर नाला है, ये जितने नाले हैं, वो बेचारे आज कहाँ खड़े हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमें कोई दूसरा घर मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें कहाँ जगह मिलेगी। वो गरीब लोग तो परेशान हैं, वो किसके पास जाएं। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि ऐसा कोई काम ही ना हो। आप एक ऐसा कानून और एक ऐसा लाए अमल बना दें कि जिसमें किसी के साथ कोई दो नंबरी ना हो, किसी को कोई गलत ज़मीन बेची ना जाए, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। जब कोई गरीब को कोई जब ज़मीन दे दी जाए तो उसके बाद फिर उसके साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। ताशकंद साहब, आपकी तरफ आते हैं, ये बताएंगे प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी के कारोबार से जब से ये टैक्स ख़त्म किया गया है, प्रॉपर्टी के कारोबार पर जब ये टैक्स ख़त्म किया गया है, तो क्या समझते हैं कि आपके कारोबार में कितनी बेहतरी आई है? बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मैं आपका और K21 न्यूज़ का कि उन्होंने जो है सुरजानी के मसाइल को उजागर करने के लिए प्रोग्राम दिया। माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहले भी आप लोगों ने प्रोग्राम किया माशाल्लाह, अभी दोबारा प्रोग्राम किया आपने, इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं सुरजानी की आवाम आपके साथ कि आपने सुरजानी की आवाम की आवाज़ को जो है वो ऊपर तक, बाला हकाम तक जो है पहुँचाई। अच्छा, इसमें जो आप क्या कह रहे हैं प्रॉपर्टी के कारोबार से जो टैक्स ख़त्म किया गया है, तो उसके में कुछ बेहतरी आई? अच्छा, प्रॉपर्टी के कारोबार के हवाले से जो टैक्स ख़त्म किया गया वो अब तक बयानात में तो आया है, लेकिन उसका बाकायदा नोटिफिकेशन अब तक जो है वो KDA में नहीं पहुंचा है ना। तो इसलिए जो इसके सेक्टर जो आबाद नहीं है, सेक्टर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है ना, तो इनमें अब तक नॉन यूटिलाइजेशन फ़ंड लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसफ़र फ़ीस भी जो है इस KDA ने बहुत ज़्यादा कर दी है ना। छोटी छोटी फ़ाइलें हैं जो 4-4, 5-5 लाख रुपए की फ़ाइलें हैं, उस पर 70,000 रुपये तक ट्रांसफ़र फ़ीस लग जाती है KDA में। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है। अब तो सिर्फ बातें के अंदर आपकी जो फाइलें होती हैं, तो उसको जो क्लियर कराने में या डॉक्यूमेंट कराने में कितना मतलब वक्त लगता है? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, क्या मतलब वक्त दिया जाता है? रफ़ीक साहब, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। इसमें समझ लें कि 2-2 साल तक लोगों को फ़ाइल की पोजीशन लेने में लग गए हैं। 2-2 साल तक का अरसा लग गया है। हालांकि ये काम मैं समझता हूँ कि हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते का है, लेकिन 2-2 साल तक लग जाता है लोगों को फ़ाइल अपनी पोजीशन लेने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए। और ट्रांसफ़र के लिए भी कम से कम 6-6 महीने लग जाते हैं। 6-6 महीने बाद जाके लोगों की फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है। हालांकि इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट हैं, दूसरे मतलब बहरे टाउन है या मेमार हो गया या गार्डन सिटी हो गया या दूसरे इदारे हैं, वो तो 1 हफ़्ते में और 10 दिन में फ़ाइल ट्रांसफ़र करके दे देते हैं। लेकिन KD के अंदर फ़ाइल ट्रांसफ़र होने में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। उसकी वजह, कोई वजह कि आप लोग साथ नहीं देते या KDA के अफसरान की कोई मिली भगत होती है इनके फ़ाइल रोकने की, क्या वजह? अब ये वही है, मतलब वहाँ पे जो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए तो कहते हैं आज फ़लाँ साहब नहीं आए, आज DG साहब नहीं आए, फ़लाँ साहब नहीं आए, फ़लाँ साहब छुट्टियों पे हैं। या बीच में लॉकडाउन का भी बड़ा वो था कि लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी अर्से जो है वो एम्प्लॉई ऑन शीट नहीं थे। तो एक बहुत बड़ा मसला ये भी है। और वही कि मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इनके साथ बड़ा मसला यही है कि वो शीट पे होते ही नहीं है आमतौर पे ना। अच्छा, प्रॉपर्ली जैसे कि काम नहीं सराज ने करते बात हैं। की कि जो सरजानी टाउन है, वहाँ भी कुछ मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। हाँ, सबसे बड़ा मसला तो 4K चौरंगी का है ना। 4K चौरंगी जो सुरजानी टाउन के लिए सबसे बड़ा मसला है। 15 लाख की आवाम है जो 4K चौरंगी से गुजरती है, ठीक है ना। इस पर मुख्तलिफ सियासी तंजीमों में भी खड़े होकर जो है बात की, ठीक है ना। तो उसके बावजूद जो है वो 4K चौरंगी पे NLC वाले काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। ये लास्ट समझो 3 साल से 4 साल से जो है 4K चौरंगी पे तामीरात का काम चल ही रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा मसला है 4K चौरंगी सुरजानी टाउन के लिए कि 15 लाख की आबादी यहाँ से गुजरती है और सब परेशानी में गुजरते हैं ना। और जो इन्वेस्टर हज़रात आते हैं वो आते हुए कतराते हैं यहाँ पे कि 4K चौरंगी इतनी बुरी हालत है कि ऐसा लगता है कि बंदा मूंझ दड़ोस हो गया है, मट्टी मट्टी हो जाता है। वो आपको भी अंदाज़ा होगा, कभी आपका गुजर भी हुआ हो, तो मतलब आधा घंटा 4K चौरंगी क्रॉस करने में लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस पर अगर बात करें, आप लोगों ने इस मुताल्लिक जो है कभी सूबाई हुकूमत हो या बल्दियाती इदारे भी आपके साथ होते हैं, तो इसके हालत से आपने कोई हुकूमती जो है इदारों से रब्ता किया कि ये सरजानी टाउन और ये जो 4K चौरंगी है, इस पर बड़ी शदीद मुश्किलात
है, तो जिसके हवाले से कोई बातचीत होती है हुकूमत की तरफ से, जी या हजरत, सिर्फ जहाँ MP है या MNA जो हैं उनके पास कभी आपने अपनी एप्लीकेशन पहुँचाई हो कि ये हमारा कारोबार है और इससे मुतासिर हो रहा है, तो कभी उनकी तरफ से कोई जवाब आया? जी जी बिल्कुल नहीं, असल में बात तो पहुंचाई थी, उन्होंने कहा था, हामी भरी थी कि हाँ इस पे हम काम कर रहे हैं ना, लेकिन इस पर प्रॉपर काम हुआ नहीं है। जो हमारी पहुंच थी मतलब MNA MP तक, वहाँ तक तो हमने अपनी बात पहुंचाई थी, आवाज़ रखी थी अपनी ना। उसके अलावा हमने मुजाहरा भी किया था फोर के चौरंगी पे, और बात भी पहुंचाई थी उन्होंने, हामी तो भरी करने की काम, लेकिन प्रॉपरली काम जो है वो वहाँ पे हो नहीं रहा फोर के चौरंगी पे। अच्छा सिराज, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने 2020 में मार्च को एक पैकेज दिया था प्रॉपर्टी के हवाले से, तो क्या इसमें कोई तेज़ी आई या कोई बेहतरी आई, या सिर्फ अंबार चल रहे हैं कागज़ों में, बयानों में? जी रफ़ीक साहब, बिल्कुल वो जो पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने दिया था उसमें काफ़ी बेहतरी आई थी माशाल्लाह से। काफ़ी अच्छा काम चला, काफ़ी बेहतर कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ा। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के अच्छे पैकेजेस दिए जाएँ तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद कारोबार में बेहतरी आएगी। देखिए, जो चीज़ हुकूमत जो अच्छे काम करती है, मैं कहता हूँ उनको सराहना चाहिए, नहीं तो उनका इसमें शुक्रिया जो अदा करना छोटे चाहिए। जो आपकी जैसे रियल इस्टेट वाले, उनको भी फ़ायदा पहुँचा या सिर्फ बिल्डर्स ने फ़ायदा उठाया? देखें बात ये कि रफ़ीक भाई, स्टेट एजेंट हो या बिल्डर हजरात हो, ये दोनों का एक साथ ही रिलेशन होता है। नहीं होता तो है, मगर देखिए, बिल्डर से एक बड़ा बिल्डर को सहूलत मिलेगी तो स्टेट एजेंट प्रॉपर्टी बेचेगा। जब बिल्डिंग ही नहीं बनेगी तो स्टेट एजेंट जो है वो प्रॉपर्टी कैसे बेचेगा? तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों बिल्डर और स्टेट एजेंट जो है, ये दोनों एक तरह की जो है, ये दोनों पार्टनर हैं और दोनों ही समझ लेंगे कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो स्टेट एजेंट उसको बेचता है, जब बिल्डिंग बनेगी नहीं तो स्टेट एजेंट क्या बेचेगा? तो मैं समझता हूँ कि देखें, जो गवर्नमेंट अच्छे काम करती है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सराहना चाहिए। जहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात हैं, तो उसकी हमें निशानदाही करनी चाहिए और उसके ऊपर हमें ज़ोर देना चाहिए कि ताकि उन मामलात को बेहतर किया जाए। मगर ये कहा जाता है कि हुकूमत की तरफ से उमूमन ये कहा जा रहा है कि जो बिल्डर्स हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर बगैर NOC, यानी ये बिल्डर्स कहते हैं कि हमने 14-15 इदारों से NOC लेकर और अपनी इमारत को तैयार करते हैं। अब आप जैसे नक्शा अगर टावर की बात की जाए तो कहा जाता है कि वो गैर कानूनी है, चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं गैर कानूनी है और बिल्डर्स कह रहा है कि कानूनी है, तो इसमें क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि बिल्डर हजरात तो पैसे देते हैं, लीगल चलान जो है वो पेड करते हैं, सारा उस प्रोसेस से गुजर के आते हैं। ये तो जिम्मेदारी जो SBC है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर काम करना चाहिए, ऑथेंटिक काम करना चाहिए। फिर उनके ऊपर बैठे हुए जो सरकारी जो ओहदेदार हैं, वज़ीर आला साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जितने मिनिस्टर लेवल के लोगों के नीचे ये काम आता है, ये उनकी जिम्मेदारी के चेक एंड बैलेंस करें कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिसमें कोई भी शख्स अपने पैसा लगाता है, वक्त लगाता है, उसके बाद आकर के फिर वो ज़ीरो पे खड़ा हो जाता है। तो ये देखिए, बिल्डर तो पैसे दे रहा है, वो तो NOC ले रहा है, ये तो जिम्मेदारी बनती है SBCA की और पीछे की जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं। नहीं तो ये बिल्डर्स को भी तो ये पता है ना कि जिस जगह पर हम जो बनाने जा रहे हैं, आया जो पीछे जिससे खरीद रहे हैं, क्या उसने भी ये जो जगह है वो लीज कराई या नहीं कराई? ये तो बिल्डर्स की भी तो जिम्मेदारी बनती है। देखिए, क्या सस्ती ज़मीन ले ली और अपार्टमेंट तैयार कर दिया? रफ़ीक भाई, सबसे पहली बात तो ये कि देखें, जब भी कोई शख्स ज़मीन खरीदता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो उसको वेरीफाई करे। आंख बंद करके कोई बंदा नहीं खरीदता, तो वो यकीनन जब कोई चीज़ ठीक होती है तो जब ही जा कर के वो चीज़ बंदा परचेज़ करता है। अब बात ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मैं आपको बताऊं, जितने भी मसले मसाइल हैं या 2 नंबर चीज़ें मिलती हैं, वो सबका रिकॉर्ड KDA में ही होता है ना सर। अब हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो KDA से ही वेरीफाई करते हैं। सबसे बड़ी बदनसीबी जो है वो यही है कि अगर कोई 2 नंबर चीज़ है तो उसका भी रिकॉर्ड KDA में पड़ा हुआ है, अगर 1 नंबर चीज़ है तो उसका भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ये तो KDA को, सिविक सेंटर वालों को, रिकॉर्ड रूम वालों को ये चाहिए कि जो प्रॉपर चीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से रखें, जो 2 नंबर चीज़ है उसके अंदर उसको उस हिसाब से लेकर अब के तो रखें। निज़ाम जो है कंप्यूटराइज कर दिया गया है ना, तो फिर अब क्या मुश्किल आती है? सर देखिए, कंप्यूटराइज प्रोग्राम जो निज़ाम जो है वो कर लिया गया, लेकिन अभी भी 99% अगर हमसे पूछें तो हम जो है वो मैनुअल रिकॉर्ड से जो है ना वेरीफाई करते हैं। जो मैनुअल रिकॉर्ड होता है वो ज़्यादा कारआमद होता है, बजाय इसके कंप्यूटर के ऊपर तो आप कोई भी रिकॉर्ड चढ़ा दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब मैं आया हूँ, मैंने आपको कुछ पैसे दिए, जी आप KDA के अफसर हैं, आपसे मेरी सेटिंग हो गई, आपने मेरा रिकॉर्ड चढ़ा दिया, चढ़ाने में कौन सा बड़ा मसला है? असल तो बात ये कि जो पुरानी फ़ाइल जो चल रही होती है उस फाइल को हम लोग फॉलो करते हैं, आए कि पीछे से जो मामला चल रहे हैं ज़्यादातर 2 नंबरियाँ होती ही जो है ना कंप्यूटर फाइल के अंदर है। अच्छा मैनुअल में ताशकंद नहीं साहब, होती। ये बताइएगा कि एक ज़मीन है जिसे कहते हैं हम चाइना कटिंग, जी जी मुख्तलिफ रफ़ाई प्लाट हो या खेलों के मैदान हो या पार्क हो, उन जगहों पर कहा जाता है कि जब आबादी यानी कि प्लाट फ़रोख्त कर दिए जाते हैं, एक फ़ाइल 3-3 आदमी के नाम होती है, तो इस पर क्या कारनामा होता है? ये किसका कारनामा होता है? इदारों का कारनामा है या उनमें कुछ मिले हुए अफसरान यानी कि हुकूमती अफसरान की होती है? किसका ये?
नहीं, कौन लाल- लोग शामिल होते थे? बिल्कुल बिल्कुल उसमें हुक्मरान शामिल होते हैं, इसमें केडी के एम्प्लॉय शामिल होते हैं। इसमें लाज़मी बात है, जब आप कोई भी प्लाट के ऊपर खड्डा खोदते हैं तो बीसीओ इदारे मौजूद होते हैं वहाँ पे, एसबीसीए, केबीसीए, केडीए और एंटी इंक्रोचमेंट वाले सबके सब इदारे मौजूद होते हैं, पहुँचते हैं। आप मतलब जायज़ जगह के ऊपर अपने केडी बेलेट की ज़मीन के ऊपर भी आप अगर कोई काम शुरू करते हैं तो सारे इदारे मौजूद होते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4 एकड़ का प्लॉट जो 20,000 गज की जगह है उस पर खड्डा खुद रहा हो और किसी इदारे को पता ना हो? इदारों को पता होता है, और जो फाइलें लेके घूम रहे हैं वो केडी की फाइलें लेके घूम रहे हैं। चाइना कटिंग में जो लोग बैठे हुए हैं वो जो फाइलें लेके घूमते हैं वो उनके पास केडी की फाइल होती है, केडी के प्रिंट आउट होते हैं। तो वो कौन देता है? वो केडी के एम्प्लॉय देते हैं ना उनको। तो केडी के दायरा इसमें मुलविस है। इसमें केडी को बहुत रिस्ट्रिक्शन चाहिए, मतलब हुकूमत को चाहिए कि केडी को बड़ा लगाम दें कि वहाँ से कोई चीज़ लीक आउट ना हो, कोई पेपर लीक आउट ना हो। जो लोग वहाँ से केडी की चीज़ें पेपर उठा के बेच रहे हैं या उस पर कब्ज़ा करवा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, वहाँ मौजूद हैं, तो उसको बड़ा रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके चाइना कटिंग रुकेगी। हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ताशकंद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिराज मलिक साहब भी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे, इन दोनों हजरात से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी ताशकंद सलीम साहब से बातचीत चल रही थी और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कुछ केडीए के हवाले से भी कि केडीए को चाहिए कि वो प्रॉपर्टी से मुतालिक जो अफराद हैं उनको रिलीफ फराम करें, उनकी फाइलें जल्द से जल्द जो 6 महीने और 5 महीने उसमें तक 1 हफ्ते के अंदर कर दें ताकि उनके कारोबार में इजाफा। सलीम साहब, हम आपसे एक बात करते हैं, ग्रीन लाइन मनसूबा और उसको उसकी वजह से सरजानी टाउन को भी कुछ जो है वो आबादी के अंदर आने जाने वालों को आसानी पैदा होगी या कुछ मुश्किलात आपके सामने? जी बिल्कुल रफ़ीक साहब, बहुत सब प्यारा सवाल किया आपने। मतलब ये ग्रीन लाइन मनसूबा गुज़िश्ता 7 सालों से मेरे ख्याल में चल रहा है ना, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। नवाज शरीफ दौर से चल रहा है, इमरान खान साहब का दौर भी एंड चल रहा है, तो इसमें अब तक नहीं बन सका है। इस पर काम तो चल रहा है लेकिन पता नहीं किस तरह काम चल रहा है कि वो कंप्लीट नहीं हो दे रहा है। इसमें सुजानी के अवाम बहुत परेशान है इस हवाले से। अगर ग्रीन लाइन मनसूबा बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो पूरा कराची और स्पेशली सुजानी टाउन के अवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा इसमें ना, और बड़ी खूबसूरती आएगी सुजानी टाउन में। सुजानी टाउन वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी हुई है। मतलब आप इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर वो मनसूबा तैयार हो जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कारोबार में आसानी हो जाएगी? कारोबार में आसानी होगी, इन्वेस्टर हजरात आएंगे यहाँ पे और जो घर बनाने वाले हजरात हैं वो भी आएंगे। अब लाजिम बात है, जो लोग जॉब करते हैं टावर साइड पे कारोबार करते हैं, उनको सुजानी से टावर जाना एक बड़ा मुश्किल काम है, और ग्रीन लाइन मनसूबा बन जाता है तो उनको जाने आने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि ट्रैवलिंग कराची के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो गई है, ट्रैवलिंग करना एक नहायत ही मुश्किल काम है, और ग्रीन लाइन मनसूबा बहुत अच्छा इकदाम था, अगर चाहिए कंप्लीट हो जाए, बस इस पर आप बात करें अगर ऊपर। अच्छा, ताशकंद ये भी कहा जाता है कि सरजानी में मुख्तलिफ जगह पर जो अपार्टमेंट बने हुए हैं जी जी तो उसमें पानी, बिजली, गैस की बड़ी प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से लोग उस सब जो है राग़िब नहीं हो रहे, ऐसा कोई मतलब सिलसिला है? जी बिल्कुल, आपकी बात आलमोस्ट सही है। जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें अभी तक जो है गैस का कनेक्शन नहीं लगा है। ये यानी बिल्डर्स नहीं दे रहा या इजाज़त नहीं है? मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं। आजकल आप देखें ना, सीएनजी बंद हुई हुई है गुज़िश्ता 1 हफ्ते के साथ। तो इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है, मतलब ना सिर्फ सुजानी बल्कि नॉर्थ नाज़ाबाद और दीगर इलाकों में भी जो गैस के नए कनेक्शन है अब तक नहीं लगे, जिसकी वजह से लोग आबाद होना मुश्किल हो रहा है लोगों को ना। अच्छा, क्या समझते हैं कि रियल इस्टेट एक बड़ा अच्छा कारोबार है, लोगों को आबाद करता है और कुछ लोग आपके पास आते हैं परेशान लोग, उनकी एक डिमांड होती है कि हमें कोई 5 या 6 लाख के अंदर कोई मकान या ज़मीन दिला दी जाए, आप लोग उस पर हाथ डाल देते हैं, तो क्या समझते हैं कि वो जिस जगह पे जिस ज़मीन पर हाथ डालते हैं तो क्या वो लीगल होती है? जी बिल्कुल, हम लोग जो काम करते हैं वहाँ पे केडीए बैलेट फाइल है, जो भी आवाम आए आपके चैनल की सारी फाइलें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चाइना कटिंग के ऊपर भी कुछ मकानात बना दिए जाते हैं तो उनकी भी फाइलें होती हैं और फिर 2 साल के बाद उन्हें मस्पाल का हुक्म दे दिया जाता है। नहीं बिल्कुल बात सही है। उसको देखें, एक तो सुजानी टाउन का जो नक्शा है वो साइट ऑफिस में लगा हुआ है ना, वहाँ से वेरीफाई करा लें, या सिविक सेंटर में 8वें फ्लोर से वहाँ से वेरीफाई करा लें, 6ठे फ्लोर पर रिकॉर्ड रूम है वहाँ से वेरीफाई कराएं। मतलब 2-3 मकामात हैं, वहाँ से वेरीफाई कराने के बाद फिर जाके जो है वो बाय करे, जो भी आवाम आती है वहाँ परचेसिंग के लिए। ताशकंद साहब, खेलों के जो मैदान हैं और जो जितने भी पार्क है वो भी नक्शे में होते हैं, तो वहाँ क्यों जो चाइना कटिंग हो जाती है? वो भी तो नक्शे में होते हैं ना जिस इलाके के हो। बिल्कुल, वो तो नक्शे में नक्शा पार्क ही नज़र और आता है आपने ना। कहा कि सरजानी का जो नक्शा लगा हुआ है
नहीं, तो वहाँ पे सुजानी तो कुछ टाउन जगहें जो है वो गैर कानूनी हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल आपके पास सुजानी टाउन में जो नक्शा लगा हुआ है उसमें पार्क की जगह पे पार्क मेंशन है अभी तक ना, अभी तक उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया है। तो पब्लिक को देखना चाहिए कि जो पार्क की जगह आ रही है पार्क उस पर खत्म प्लॉट क्यों मिल किया रहा है? है। वहाँ तक चाइना कटिंग के लोग नहीं पहुँच सके। नहीं, पहुंच तो गए लेकिन अच्छा, नक्शे पहुंच में गए। पार्क ही है, नक्शे में पार्क ही मौजूद है अभी तक, नक्शे से पार्क नक्शे खत्म में नहीं हुआ। पार्क हाँ, मौजूद है, नक्शे और में जब प्लॉट लगा है। जगह वहाँ पे जाओगे तो वहाँ आबादी होगी। आबादी हो चुकी होती है, तो लोगों को फिर वहाँ पे परचेजिंग नहीं तो करनी फिर चाहिए, इसका अवॉइड मतलब है करना कि जो चाहिए। चीफ जस्टिस साहब के अहकाम हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दुरुस्त है कि फिर मत मार किए जा रहे हैं, इसका मतलब दुरुस्त है वो। नहीं, फिर वो तो आवाम का नुकसान है ना, आवाम अगर नहीं, बेचारी, आवाम का नुकसान तो फिर आवाम क्यों ले रही है? जब आवाम उन्हें को पता लेना है। नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, आवाम भी कसूरवार में शामिल है। तो उसमें आप लोग भी लेकिन तो शामिल है, नहीं, क्योंकि हम रियल एस्टेट के लोग हैं। जी जी जब बिल्कुल उनके पास आते हैं वो जगह दिलाते हैं, तो आवाम को तो बेचारी गरीब को नहीं पता कि ये जगह कितने की है। बिल्कुल आप ये जगह सही, तो आपको लोगों को पता है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो फिर हम सही कह रहे हैं ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो तो रियल फिर इसका एस्टेट, मतलब है कि सरजानी के अंदर बहुत सी जगहें जो चाइना कटिंग पर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से मतलब जो अच्छा, पार्क चलिए, बने सिराज हैं, साहब, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं रोशनी डाल देता हूँ। ताशकंद साहब जो है वो थोड़ा सा सच्चाई से काम ले रहे हैं। चलिए आप कुछ बताएं। इस पे मैं थोड़ा सा रोशनी डाल जी, देता बिल्कुल हूँ। डालें, बिल्कुल। देखें देखें रफ़ीक भाई, बात ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुरजानी टाउन के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं केडीए के, वो बैलेटिंग के हैं। तो देखें, जो बैलेट का जो प्लॉट होता है वो सबसे ज़्यादा अथेंटिक होता है, जिसके अंदर 2 नंबरी नहीं होती, उस पर कभी चाइना कटिंग नहीं होती है। चाइना कटिंग सिर्फ और सिर्फ एसटी में होती है, या एमिनिटी प्लॉट के अंदर होती है, या इसमें होती है जो पार्क का जगह होती है ना, ठीक है ना। अब बात और ये कि खेलों का खरीदार जो जी खेलों का मैदान, पार्क और ग्राउंड, खेलों का मैदान सेम चीज़ होती है। अब ये खरीदार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई देखें, बात ये कि जब आप एक चीज़ कोई ख़रीद रहे हैं तो आपको कम से कम ये देखना चाहिए कि इसका नक्शा कहाँ है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या है। उसको शिफ्टिंग का नाम दे दिया गया है बेसिकली। जब सिराज साहब कोई उसको आता है, शिफ्टिंग का नाम दे करके उसको जो है आगे बेचा गया है। ये मैं समझता हूँ। देखिए, मैंने आप पिछले प्रोग्राम में भी एक बात कही थी कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। देखें, इसमें स्टेट एजेंट हजरात का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। अपने 2 पैसों के चक्कर में जो है ना वो लोगों को गड़वा देते हैं। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा फिर ख़रीदार हजरात से रिक्वेस्ट करूँगा कि बात ये है कि कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप जिससे चीज़ ख़रीद रहे हैं कि एज अ वो प्रोफेशनल है कि नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट्स का भी पता है कि नहीं है, उनको काम आता है कि नहीं है। आप जिसके पास जा रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके पैसों को जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये कसूर सिर्फ वन साइडेड नहीं होता, ये लेने वाले का भी कसूर होता है, स्टेट एजेंट का भी कसूर होता है, और जो चाइना कटिंग कर रहे हैं उनका भी कसूर होता है। तो मैं ये समझता हूँ सबकी जिम्मेदारी होती है। लेने वाले को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आया कि वो ठीक है कि नहीं, उसको देखना चाहिए। बेचने वाले को भी, स्टेट एजेंट को भी चाहिए कि वो अगले की इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ सोचे कि आया कि हम अपना कमीशन तो खर्रा कर रहे हैं, अगला कहीं बेचारा फंस तो नहीं रहा। और केडीए को भी ये चाहिए कि बात ही कि आप जिसको वो कटिंग कर रहे हो ये भी तो देखो कि भाई वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, किसकी शिफ्टिंग का नाम दे करके कर रहे हो, तो सब कसूरवार है इसके अंदर। अच्छा सिराज जी बताइएगा, कराची में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पैसा लगाया जाए प्रॉपर्टी के हवाले से? आपके जहन में होगा कि भाई कराची शहर है, बड़ा खूबसूरत है, यहाँ से आमदनी का ज़रिया है, मगर जहाँ पैसा लगाया जाए तो क्या वो केडीए से मुंसलिक जगह होगी या चाइना कटिंग ही होगी? रवीक भाई, ये तो मेरे दिल की बात कह दी आपने। देखिए, माशाल्लाह से इस वक्त सुरजानी टाउन जो है वो कराची के अंदर एक ऐसी बेहतरीन जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर 5 लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए के प्लॉट मौजूद हैं, जिसके अंदर एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, बड़ा आदमी, हर तरह की कटिंग है। आपका 64 गज़ के प्लॉट से लेकर 400 गज़ तक के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, और आपका 100 गज़ से लेकर के तकरीबन कोई 4000 गज़ के तक आपके जो है ना कमर्शियल प्लॉट मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सुरजानी टाउन एक बेहतरीन ऐसी जगह है जो आबाद जगह है, शहर के बीचों बीच है। वहाँ हर बंदा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वहाँ छोटा आदमी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, वहाँ इन्वेस्टर बंदा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, वहाँ पर जो है वो कारोबारी अपना कारोबार भी कर सकता है और बड़े अच्छे अंदाज में कर सकता है। मैं समझता हूँ बड़ी बेहतरीन जगह है। और अभी माशाल्लाह से बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट आ गए हैं जो आगे के सेक्टर थे, जैसे सेक्टर 12 है, सेक्टर 13 है, सेक्टर 14 है। तो वहाँ अभी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आया है, अपना अलगफूर वालों का प्रोजेक्ट आया है, अलगफूर ग्रैंड सिटी के नाम से। वो तकरीबन जो है वो मेरा ख्याल से कोई 20 एकड़ तक, तकरीबन 25 एकड़ पे जो है ना वो प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वहाँ उस प्रोजेक्ट की वजह से जितने भी सुरजानी के इर्द गिर्द के इलाके वो खुद ब खुद आबाद हो रहे हैं, और उसके सेंटर में जितनी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, सेक्टर 11 है, 11 है, 10 है, सब भी अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गए। अच्छा सिराज जी, ये तो है कि प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। एक प्रोजेक्ट तैयार होता है, आप उससे बोलते हैं कि भाई 1 लाख रुपये एडवांस या 2 लाख रुपये एडवांस, आपने 1-2 लाख रुपये एडवांस ले लिए, आप कहते हैं 5 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। आखिर 5 साल गुजरते हैं और वो प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता, और जो बेचारा जो जमा पूंजी आप लोग को देता है उसके बाद बिल्डर्स गायब हो जाता है। तो ऐसे क्या वजह है? जो वादे के मुताबिक प्रोजेक्ट तैयार क्यों नहीं होते?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रफ़ीक भाई देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट ही मिस कमिटमेंट करता हो। और बहुत से बिल्डर ऐसे हैं, जैसे माशाल्लाह से साइमा का एक बहुत बड़ा नाम है, अल रऊफ़ बिल्डर का एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह से, अल गफूर वाले हैं, इस तरह लाखानी वाले हैं, रूफ़ी बिल्डर वाले हैं। ये एक ऐसे नामी गिरामी बिल्डर हैं माशाल्लाह से, जो फौरी तौर पे जो है अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे बाज़-औक़ात इंस्टॉलमेंट नहीं आती है, कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, बीच में कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, तो कुछ डिले हो जाता है, लेकिन उसका मतलब जाती है तो क्या वजह? उसकी देखिए बहुत सारी वजूहत होती है। एक प्रोजेक्ट जब चालू कर रहा है तो उसे ये प्लान बनाया है कि कोई पैसे दे या ना दे, मुझे तो तैयार करना है, बाद में तो पैसे मिल जाएंगे ना। देखिए सर, या बात ये सिर्फ आवाम के पैसों पर चलना हो प्रोजेक्ट? रफ़ीक साहब देखें, हर काम के अंदर जो है वो देर सवेर होती है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई प्रोजेक्ट है अगर उसके अंदर देर सवेर हो गई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात किसी में डिले भी हो जाता है, कोई काम वक्त से पहले भी हो जाता है, कोई टाइम पे भी हो जाता है। यकीनन उसमें कोई ना कोई वजूहत होती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो पेमेंट्स डिले आ रही होती है, कभी बाज़ औक़ात होता है कि अपना SBC की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है जब भी आप कंस्ट्रक्शन ना करें, तो ये तो डिपेंड करता है कि मतलब ऑब्जेक्शन आता है तो इसका बहुत मतलब सारी चीज़ें होती हैं, इसका बहुत मतलब सारी। ये हो कि वो गैर कानूनी हुआ। नहीं, वो देखिए ऑब्जेक्शन आता है तो सर, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई मैं तो प्रॉब्लम है बिल्डर्स को। वह ऑब्जेक्शन आता ही लीगल चीज़ के ऊपर है, इनलीगल पे तो ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। सबसे इनलीगल बड़ी बात टूट ये रही है, इनलीगल जो चीजें हैं वो तो टूट रही हैं। सर, ऑब्जेक्शन आता ही जो है लीगल पे खर्चा पाने के लिए, क्योंकि देखें इलीगल तो वैसे ही पैसे देके बंदा बना लेता है, जो लीगल होती है उसी के ऊपर ऑब्जेक्शन आता है कि यार खर्चा पानी दो। इनलीगल के लिए तो चीफ जस्टिस साहब ने डंडा उठाया हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने डंडा उठाया, हम बिल्कुल उनके फैसले को जो है ना खुशामदीद कहते हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा, मेरी दरख्वास्त ये कि पीछे जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि नेक्स्ट टाइम जो है ना किसी गरीब के पैसे जो है ना हम आपके साथ चलते हैं। ये बताइए कि बजट आया 2021 और 22, इस बजट के अंदर प्रॉपर्टी से मुतालिक कितना रिलीफ फराहम किया गया? गरीबों को इससे फ़ायदा होगा कि छोटे ताजिरों जो रियल इस्टेट से वाबस्ता है इनको कोई फ़ायदा होगा? तो ऐसे बजट में कुछ शर्त आई? इसमें सबसे बेहतर चीज़ तो ये कि विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म किया गया ना, सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी है रियल इस्टेट के हवाले से भी, और ओवरऑल जितनी भी तजारती काम है सारे ना, जितने बिजनेसमैन हैं उन सब में ना, जो लाख रुपये में 600 रुपये जो विदहोल्डिंग टैक्स लग रहा था उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में ही ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं। तो एक बड़ा रिलीफ इसमें ये मिल गया है, जो प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन पर आसानी रहती है। और दूसरा रिलीफ भी उन्होंने दिया है कि उनसे पूछा नहीं जा रहा है कि जो पेमेंट कहाँ से आ रही है, जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, जिसने एमनेस्टी स्कीम का भी नाम दिया गया है, अभी वो भी कायम मौजूद है ना, तो उससे भी बहुत बड़ा रिलीफ मिला लोगों को। नहीं, जो बजट आया तो इस बजट के अंदर गरीबों को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये तो आपने अपने फ़ायदे की बात कर ली ना कि हमें जो प्रॉपर्टी से मुतालिक है उनके बजट में फ़ायदा हुआ है, गरीबों के लिए क्या फ़ायदा हुआ? गरीबों के लिए जैसे एक वो आसान घर स्कीम जो बनाया है उन्होंने, इमरान खान साहब ने जो स्कीम दी थी, जो 50 आसान घर स्कीम, जी जी। जी, तो उस स्कीम के तहत तो फ़ायदा है लोगों को, उस स्कीम के तहत लोग जो है लोन लेके हाउस परचेज कर रहे हैं। तो लोन, ये जो आपने कहा लोन है जी, आपकी प्रॉपर्टी से वाबस्ता की जी, है, जी। तो लोन मिलता भी है सिर्फ नहीं मिलता लोन, लोन मिल रहा है। तकरीबन कितने लोगों को मिल गया होगा तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक, या आपने भी कोई हासिल कर लिया? नहीं, मैंने तो हासिल नहीं किया, सब में प्रॉपर्टी है मेरे नाम ऑलरेडी, तो वो नहीं सकते। जो जिनके नाम प्रॉपर्टी नहीं, जो गरीब आदमी बिल्कुल, तो उसको जो है लोन 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक इजीली मिल जा रहा है। मतलब जैसे छोटे फ्लैट हो गए, छोटे 64 गज के मकान हो गए, 80 गज के मकान हो गए, जिनके जो बेचारे मकान के है, जब प्लाट नहीं है या फ्लैट नहीं है, तो गरीब को कैसे मतलब वो मिलेगा? बैंक के अंदर उसकी तो कई शर्तें भरनी पड़ेगी, तो कहाँ से लाएगा गरीब? हाँ, वो तो फिर उसके बाद उसका जो कर्जा स्कीम हो तो खत्म हो गई। बिल्कुल। हाँ, जो आप जैसे रेडी बांध जैसे बेचारा, तो उसके लिए नहीं है ये, कम से कम जो जॉब कर रहा है, जिसकी मंथली सेविंग 30-35 हज़ार रुपये है, उसको मिल रहा है। जो जिसकी सेविंग ही 15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये, उसको नहीं मिल रहा। जो रेडी वाला हो गया या शुद्ध, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट जाहिर हो गई, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनकी तनख्वाह 50-50 हज़ार 60 हज़ार, एक मजदूर है गरीब आदमी, उसको नहीं मिल रहा, उसकी 15 हज़ार, उसको नहीं मिल रहा, 5 हज़ार, 10 हज़ार। अभी जो जैसे कि बजट में कहा गया कि जिसके 17.5 हज़ार से 25 हज़ार कर दी जाएगी, बिल्कुल उसको भी नहीं। अच्छा ये बताइए, जब प्राइवेट है तो प्राइवेट वाला तो 25 ही करेगा, तो मुलाजिम फारिग कर देगा, फारिग कर देगा राशि, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर उनको कैसे मिलेगा? ये कर्जा स्कीम कैसे मिलेगी? उनको नहीं मिलेगी, उनके लिए कोई इसमें रिलीफ इसका नहीं मतलब है। गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट में रिलीफ नहीं दिया, छोटे मतलब किसी छोटे लोगों को रिलीफ नहीं बिल्कुल नहीं दिया। दिया। साहब ये बताइएगा, जैसे इन्होंने बड़ी सच्चाई से बात कर रहे हैं, थोड़ा कुछ आप हेरा फेरी करें, ये बताइए कि इन्होंने कहा कि जैसे कि छोटा आदमी है, मजदूर पेशा आदमी, जी। वो एक मकान लेना चाहता है कर्जा स्कीम पर, जैसे कि बताया बैंक से लोन मिले, तो उस गरीब को लोन कैसे मिलेगा? उसकी तो तनख्वाही जो है 15 हज़ार रुपये, तो कैसे दाखिल करेगा? तो उसके लिए क्या आसामी होनी चाहिए? कोई आसामी तो उसके लिए भी पैदा होनी चाहिए ना, कि वो क्या अपना मकान बन जाए, उसकी अपनी छत बन जाए। देखिए जी, उसके लिए आसानी जो बनानी है, आसानी तो गवर्नमेंट ने बनानी है। गवर्नमेंट ने ये प्लान करना है कि जो गरीब आदमी है, जिसकी आमदनी बहुत कम है, उसके लिए देखें, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात कही आपने कि देखें, अमीर आदमी तो घर बना ही लेता है, मिडिल क्लास भी घर बना लेता है,
लेकिन जो गरीब आदमी है जिसकी आमदनी ही 10-15 हज़ार रुपये, जिसका आजकल के जिस तरह के महंगाई का दौर है, जिसका घर का गुजर बसर ही नहीं हो रहा, वो बेचारा किस तरह इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो स्पेशली बिल्कुल अच्छी बात है आपकी, उसके लिए ख़ास पैकेज निकाला जाए, क्योंकि आज के दौर में इतना आसान नहीं है कि इंस्टॉलमेंट देना या पैसे देना, गरीब के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इमरान खान साहब से अपील करूँगा कि गरीबों के लिए स्पेशल पैकेज निकाला जाए, ऐसा पैकेज निकाला जाए जो बेचारे इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकते, उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। हमें कहा जा रहा है कि छोटे से ब्रेक के लिए और सिराज मलिक साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और ताशकंद सलीम साहब भी, इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इमरान खान को गरीबों के लिए भी कोई ना कोई पैकेज निकालना चाहिए। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सिराज मलिक साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और रियल इस्टेट का कारोबार पाकिस्तान में बड़ा मकबूल हो चुका है, क्योंकि जिसके पास ज़मीन है वो बड़ा खुशहाल है और जिसके पास ज़मीन नहीं है तो बेचारा ठोकरे खा रहा है। और जब ठोकरे खाता है तो वो फिर कहा जाता है कि लोन के लिए चक्कर लगाया जाता है और लोन लेने के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक हमारा इदारा है हाउस बिल्डिंग में भी लोन दिया जाता है और लोग जाते हैं वहाँ पर कर्जा लेते हैं, मगर ऐसा होता है कि जो जिनके पास गरीब आदमी है उनको लोन नहीं मिल पाता। तो हमारे साथ जो सिराज मलिक साहब हैं उनसे भी कुछ बात करें। साहब तब ये बताइएगा, हाउस बिल्डिंग कुछ लोन फराहम करता है छोटे गरीबों को जी। और या कुछ लोग जो पैसे वाले लोग हैं तो वो तो पैसा दे के लोन ले ही लेते हैं, तो ये गरीब को क्यों मुश्किलात का सामना होता है, क्या वजह? गरीब बेचारा गरीब ही रहेगा। देखिए हमारे मुल्क में माशाल्लाह से बदकिस्मती से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर जगह गरीबी पिसा जाता है। अमीर तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो वैसी साहब हैसियत है, वो तो पैसे दे के वैसे भी कोई चीज़ खरीद लेगा, नहीं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बना लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा बना लेता है। जो गरीब है वो बेचारा गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। तो बात ये कि गरीब के साथ तो कहीं भी जो है ना कोई नाइंसाफ़ी जो है ना, हर जगह नाइंसाफ़ी होती है। तो गरीब के लिए मैं समझता हूँ कि देखिए ये सारे गवर्नमेंट के काम है, हाउस बिल्डिंग है, ये गवर्नमेंट का दायरा है। ये मकसद ये है कि अपना अगर कोई सुबह सिंध में रहता है तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई ऐसे पैकेजेस बनाए जिस तरह गरीब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। या तो जो है ना वो जिनकी सेटिंग चल रही होती है, जिनके मामला अच्छे होते हैं, उनके सारे काम हो रहे होते हैं। एक गरीब बंदा अगर अपने घर का नक्शा पास भी कराने जाता है तो उसको सालों साल लग जाते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल गरीब के लिए कोई पैकेज नहीं है। मैं समझता हूँ स्पेशली गरीबों के लिए एक ऐसी कैटेगरी बनाई जाए जिसके अंदर जो गरीब है उसको ज़्यादा रिलीफ मिले, उसका काम जल्दी हो बानिस्बत अमीर आदमी के, ताकि ये कि लोगों को एहसास हो, पता चले कि गरीब लोग खुश हों, उनको सहूलत मिले कि नहीं यार कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ बेहतर कर रही है। जब वोट लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वोट गरीब आदमी निकल करके देता है। अमीर तो घर से बाहर ही नहीं आता, वोट देने के लिए वही आता है और सबसे ज़्यादा मेहनत भी वही करता है, मजदूरी भी वही करता है। कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं तो ये मजदूर तबका होता है। सब जितना हार्ड काम है सारा हमारा सड़कें बनाना, ये मजदूर तबका होता है। लेकिन सबसे पीछे बदकिस्मती हमारी वही मजदूर तबका पीछे रह जाता है। वो बेचारा सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी जो है ना वो सोचता है कि मैं किस तरह अपने घर को चलाऊं। अच्छा सिराज, ये बताओ कि आपके जो रियल इस्टेट है तो आपके किन किन जगहों पे, कितने इलाकों में ये आपके ऑफिस मौजूद जो है, ऑफिस मौजूद हैं जो लोग आपसे प्रॉपर्टी के हवाले से रब्ता कर सके, कहाँ कहाँ इलाकों में? जी, मेरा ऑफिस जो है माशाल्लाह से तकरीबन पिछले कोई 20 साल से बफर जोन में है और उसके अलावा फिर मैंने एक ऑफिस डिफेंस में फ़ेज़ 5 में किया था और एक ऑफिस मेरा सुरजानी टाउन में है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं कराची का तकरीबन 80% एरिया को अल्हम्दुलिल्लाह डील कर रहा हूँ, जिस पे डिफेंस क्लिफ्टन है, DHCT है, गुलिस्तान जौहर है, गुलशन है, फेडरल भी एरिया है, नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, सैम आरबियन विलास है और गुलशन मेमार है। तो मतलब इस तरह तकरीबन जितनी भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जितने भी अच्छी जगह हैं हम वहाँ डील कर तो रहे हैं। आपने तो बड़ी बड़ी जगह पे हाथ मार रखा है, जैसे आप भी एक बड़े बिल्डर हो गए, इसका मतलब है? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है परवरदिगार का। मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जब आपको कोई चीज़ नवाजते हैं तो आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए, इंसान को नाशुक्राना नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक ने मुझे मेरी औकात से बढ़ के नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत से अच्छे दोस्तों से नवाजा है
कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे शहर में कहीं भी कोई चीज़ बेचनी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कॉल पे 2 कॉल के ऊपर मेरा काम हो जाता है। कुछ लेना हो या देना हो, चाहे वो आपका सुरजानी टाउन से लेकर के डिफेंस तक, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है। अच्छा ताशफिन, ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, जी। हम करते हैं कुछ महंगाई की बातें सही। कि आजकल जैसे कि एजुकेशन है, कोरोना वायरस आया, स्कूल बंद हो गए, अच्छा लोड शेडिंग रही, बिल भी ज़्यादा आने लगे, महंगाई तो वहीं के वहीं, कोई बजट में कोई रिलीफ गरीब को नहीं फराम किया गया। तो क्या कहेंगे महंगाई के बारे में, क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं महंगाई के हवाले से? मतलब ऑफिस साहब इसमें तो आपको खुद भी पता है, मतलब पूरा दिन टीवी पे ही चल रहा होता है ना। मतलब बड़े बड़े जो है वो लोग बैठ के यहाँ पे मतलब बैठ के बात कर रहे थे हम, तो खैर छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात है। तो महंगाई का तूफ़ान तो खैर आया हुआ है। मतलब मेन चीज़ बेसिक पेट्रोल है, दुनिया में सस्ता हो रहा है, यहाँ महंगा हो रहा है। और चीनी हो गई, हर चीज़ मतलब ओवरऑल हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब जो गरीब से गरीब तक हो रहा है। लॉकडाउन के अंदर लोगों का कारोबार नहीं रहा, रोज़गार नहीं रहा, फिर भी महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। तो ये मामला तो है, मतलब सुबह से शाम तक टीवी में तो लोग खुद ही देख रहे होते हैं। अच्छा ये बताओ कि महंगाई का तूफान तो खत्म लॉकडाउन ही के नहीं हो रहा। दौरान ये बात बन गई, लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 18 माह हो चुके जी हैं। बिल्कुल 18 माह तो पहले जो लॉकडाउन लगा था तो कितने आपके रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग जो है वो बेरोजगार हुए, इसमें कुछ जहन में है आपके? बिल्कुल बिल्कुल इसमें मतलब बीसियों लोग जो है जानने वाले हैं। कोई मतलब बनगांव का ठेला लगा रहा है, जो छोटे पैमाने पे काम करते थे, जिनके रिजर्व नहीं थे। सुरजानी टाउन के अंदर स्पेशली अगर बात करें तो सुरजानी टाउन के एरिया के अंदर जो रियल एस्टेट थे वो छोटे मतलब स्टेट वाले थे बेचारे। तो उन्होंने जो है वो अपना रियल एस्टेट का बिजनेस छोड़ के, किसी ने बर्गर का ठेला लगा लिया, किसी ने दूसरा काम कर लिया, किसी ने कपड़े का काम कर लिया। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने दूसरे काम चूज़ करने की कोशिश की और बिलाखिर वो कर्जदार हो गए और कर्जदार हैं अभी तक। उनके कर्जे अभी तक नहीं उतरे हैं कि वो अपने आप को दोबारा बिल्डअप कर सकें। सुरजानी टाउन में 2 साल पहले 18 पहले जो प्रॉपर्टी के रेट थे, आज भी वही रेटों पे सुरजानी टाउन खड़ी हुई है। मतलब उसमें रेट इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, बल्कि 3 साल पहले जो रेट थे उससे रेट आधे हो गए। जो ज़मीनें 10 लाख रुपए की बिक रही थी सेक्टर 14 के अंदर, आज वो 5-5 लाख रुपए की बिक रही हैं। मतलब 50% तक जो है वो रेट डिक्रीज़ हो चुका है। तो लोग इस हवाले से बहुत परेशान हैं, इन्वेस्टर भी परेशान है, रियल एस्टेट होल्डर भी परेशान है। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो खुद हमसे जो है मतलब बैक हो गए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए गार्डन सिटी, मेमार और दूसरे इलाके, बहरिया टाउन, दूसरी जगह पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। सुरजानी टाउन से लोग पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी जगह जाके लगा रहे हैं। ये हाल हुआ आज तो। अच्छा सिराज जी बताइए कि अभी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी कि जो रियल एस्टेट से वाबस्ता थे, जो मुलाजमीन थे, वो कोई ठेला लगा रहा है, कोई बर्गर का, तो आपने कहा कि कुछ कर्जे चढ़ गए। तो आप लोगों के पास तो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, तो आप उनसे कुछ फाइनेंस लेकर इन गरीबों की मदद नहीं कर सकते थे? क्या आप इतनी बड़ी रियल एस्टेट चला रहे हैं, पूरे कराची के अंदर कई रियल एस्टेट होंगे, तो क्या उनका बिल्डर से वास्ता नहीं है? नहीं देखें, बड़ी अच्छी बात है आपकी रफ़ीक भाई। और ये देखें, ये हमदर्दी और ये दर्द दिल जो है ना इंसान को अपने अंदर रखना चाहिए। और वैसे भी हमारा इस्लाम हमें जो इस चीज़ की जो है ना हमें दर्स देता है कि अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। ये तो फिर भी हमारी एक रियल इस्टेट कम्युनिटी के हमारे भाई हैं, जो हमारा वैसी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी इस कम्युनिटी के अपने जो है ना भाइयों को साथ लेके चलना चाहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी नज़र में आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है, तो उसमें हम कुछ लोग आपस में मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे हम कर भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, वो बेचारे इलाका ही छोड़ जाते हैं, किसी और इलाके में चले जाते हैं। बाद में कई अरसे के बाद पता चलता है कि उसने फील्ड ही छोड़ दी, उसने फ़िलहाल काम कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई सब्ज़ी का ठेला लगा रहा है, तो कोई फ्रूट का ठेला लगा रहा है, तो कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है। तो ये चीज़ें देखें हकीकत है। तो बाज़ बात होता है, हम लोग अपने तौर पे कोशिश करते हैं और खुफिया तौर पे कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा परेशान है तो उसकी मदद भी हो जाए, किसी को पता भी ना चले। वरना वैसे हम खुद लोग खैर इस काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तौर पे हम कोशिश करते रहते हैं कि जो भी कर सकते हैं खुफिया तौर पे करें। लेकिन ये बिल्कुल एक ये सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। और हमने जो ये यूनियन जो एसोसिएशन बेसिकली बनाई है, इनका हमारा बेसिक मकसद ही यही था कि हम कोई ऐसा सिस्टम लेकर के आएँ कि जिसमें जितने भी लोग बेचारे बेरोज़गार हैं, हम मिल के उनकी मदद कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से हर जगह जो है ना, आपको पता है कि खींचातानी शुरू हो जाती है कि जहाँ कोई नेक मकसद के लिए खड़ा होता है तो 4 बंदे और उनके मुखालिफिन में खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी मुश्किलात हमारे साथ भी चल रही हैं यूनियन और एसोसिएशन के हवाले से। लेकिन ये कि अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, हमारी नीयतें साफ़ हैं, हमारे जो हैं वो इरादे अच्छे हैं और इरादे हमारे पुख्ता हैं। हम तो सीधा सीधा चल रहे हैं। हमारा अल्लाह देख रहा है कि हमारे अंदर कोई ज़ाती मफाद की कोई अच्छा जंग नहीं है। सिराज, बजट के अंदर सरिया, बजरी, सीमेंट की जो कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उससे आप लोगों के कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए जी, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना कीमतें जो है ना बढ़ी हैं और इस पे कंस्ट्रक्शन जो है ना बहुत महंगी होती जा रही है। यकीनन देखें, बात ये है कि जब कंस्ट्रक्शन महंगी होती है तो फिर आपका घर महंगा हो जाता है, तो फिर वो परचेजिंग पावर भी जो है ना लोगों की ख़त्म हो जाती है। तो फिर ये
बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस वक्त जो ये रेट्स जो बढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट से कि स्पेशली जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है पूरी दुनिया के अंदर, और हमारे इस पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये चाहूँगा कि इन चीज़ों के अंदर बजाय रेट बढ़ाने के रेट कम किए जाएँ, ताकि काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, और जितने बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिले, चाहे वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो मजदूर तबके से वाबस्ता हों, चाहे वो बिल्डर हजरात हों। तो ये जितना रेट कम होगा उतना कारोबार बढ़ेगा। आप जितना रेट बढ़ाएंगे उतना कारोबार पीछे चला जाएगा। तो इसको कम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप कह रहे हो कि सीमेंट में या बजरी की या सरिये की कीमतों में मतलब कमी होनी चाहिए, जिससे लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल। आसानी हो मकान खरीदने के लिए। बिल्कुल। फिर वही चलते हैं हम हाउस बिल्डिंग की तरफ। मैंने कहा ना कि एक गरीब आदमी है, जी। उसको कर्जा कैसे किस तरीके से दिया जाए, उसके लिए क्या आसानी पैदा की जाए। तो इस प्रोग्राम के जरिए आप कुछ गवर्नमेंट को पैगाम पहुँचाएँ। देखिए जी, पैगाम ये है कि मिनिमम इंस्टॉलमेंट रखी जाए। गरीब आदमी है उसका रेशो देखा जाए कि अगर एक शख्स 10,000 रुपये महीना कमाता है तो वो कितना मंथली निकाल सकता है। वो 1,000 रुपये निकाल सकता है, 500 निकाल सकता है, 2,000 निकाल सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जिसकी जितनी आमदनी है उसकी उस हिसाब से उसको शेड्यूल बना करके दिया जाए, ताकि उसका घर भी चलता रहे, घर भी मुतासिर ना, और उसका अपना ज़ाती घर भी बन सके। तो गरीब आदमी के पास तो बेचारे के पास पैसे नहीं है, तो हाउस बिल्डिंग को कर्जा कैसे देगी? देखिए बात ये उसकी जमानत कौन लेगा? क्या एक गरीब आदमी की जो रियल इस्टेट से मुंतलिक आपकी जगह जगह रियल इस्टेट बनी हुई है, एक गरीब चाहता है कि मैं हाउस बिल्डिंग से लोन लूँ, आप लोगों के पास बड़े बड़े सरमाएदार होते हैं, या आप लोग खुद भी उसको तो कर्जा दिलवा सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी भी एक ज़मानत होती है जी। तो क्या रियल इस्टेट का ये काम नहीं कि किसी गरीब की मदद करवा दे, उससे आपको भी तो पैसे मिल रहे हैं? देखिए हम तो चाहते हैं कि लोगों को घर मिले। हमारा तो बेसिक मकसद यही है कि लोगों को घर दिलवाना और बिकवाना। तो हम तो चाहते हैं कि लोगों के अपने घर बने, लेकिन बात सिर्फ यही है कि देखें, जब तक हम देखें, मैं अगर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाता हूँ, जब तक मेरी जेब में कुछ नहीं होगा तो मुझे ज़ाहिर सी बात है कौन कुछ देगा। पहली बात ये कि जो ख़रीदार हजरात हैं उनको थोड़ा सा खुद हिम्मत करनी चाहिए, कम से कम इतनी पोजीशन हो कि वो आकर के ये बता सकें कि जी मैं ये दे सकता हूँ, 1,000 रुपये माना दे सकता हूँ, 2,000 दे सकता हूँ, 3,000 दे सकता हूँ। फिर ये हाउस बिल्डिंग वालों को चाहिए कि भाई उनके हिसाब से कोई ऐसे पैकेजेस निकालें, उनकी सहूलत के हिसाब से उनको लोन दिया जाए। बाकी रही हमारी बात, हमारे पास तो जो कोई आता है, हमसे जो हो सकता है वो हम अपने तौर पे पूरी कोशिश अच्छा करते हैं। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि कई जगह पे चाइना कटिंग है, बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, तो क्या सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इन गरीबों के लिए उन जगहों पर आसान किस्तों पर मकान बना के नहीं दे सकती? जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया 50 लाख मकान बना के दिए जाएंगे, तो क्या इस शहर में मुख्तलिफ जगहों पे जगह पड़ी हुई है, तो उनके लिए ये जगह नहीं बन सकती? नहीं, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कही है। बहुत सारी जगहें हैं जो प्ले ग्राउंड पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी जगहें पड़ी हैं, वो गरीबों को बिल्कुल दी जा सकती हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं जो अपना नादरन बाईपास के ऊपर पड़ी हैं, सुपर हाईवे के ऊपर पड़ी हैं, बहुत सारी ज़मीनें मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन बात सिर्फ वही है कि जब तक गवर्नमेंट खुद अपने तौर के ऊपर कोई पैकेज नहीं बनाएगी, अपने तौर पे नहीं सोचेगी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग तो यहाँ बैठ करके अपील कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, बात पहुँचा सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को बैठ करके जो हमारे ओहदेदार बैठे हुए हैं ऊपर, जो ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, उनका काम है वो बैठ करके प्लान करें कि हमारे पास कहाँ कहाँ ज़मीनें मौजूद हैं, और हम गरीब लोगों को, जो गरीब किस्म के लोग हैं, उनको कहाँ किस पैकेज पे हम चीज़ें दे सकते हैं। ताशन ये नहीं हो सकता कि जैसे नालों पर इंक्रोचमेंट हुई, जी जी है ना, लीज मकान भी इसमें कई गए, जी जी अभी जैसे सिराज बात कर रहे थे कई जगहें हैं, बिल्कुल तो इन लोगों को उन जगहों पे आबाद क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इसमें हुकूमत की कुछ पोल खुल रही है क्या? बिल्कुल लाजमी बात है। इसमें सिंध गवर्नमेंट और KBCA, SBCA, KDA, ये चारों जो हैं शामिल हैं। इसमें जगहें बहुत सारी नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर मौजूद हैं जो आज भी बहुत मिनिमम प्राइस के ऊपर है। मतलब 5-5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जगह बिकती है। मतलब 5 लाख रुपए में 5,000 गज जगह बिकती है, यानी कि जस्ट लाइक जगह फ्री की है, सिर्फ उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट एक गरीब आवाम से लें और उसको रहने के लिए देते हैं, आवाम जाके रहना शुरू करती है, बल्कि आवाम रह रही है, अभी भी वहाँ झुग्गियाँ डाल के लोग रह रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी सोचना चाहिए। इसी वजह से जो शहर के अंदर लालू खेत, लियाकताबाद और हर जगह जो है वो 80 गज के मकान पे ग्राउंड प्लस 5 मकान बन रहा है। आप ये देख रहे बात हैं आपने अच्छी कही जी, और बिल्डिंगें टूट के गिर रही हैं बार बार। मतलब कितने हादसा हो चुके हैं। मतलब ये नहीं नौतानाबाद में मुतासिर है, नाजाबाद मुतासिर है, इससे गुलशन इकबाल तक मुतासिर हो गया है कि वहाँ पे पोषण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। वजह यही कि गरीब आवाम को जगह नहीं मिल रही, तो वहीं पे कोई पोषण सस्ता ले लेता है, इलीगल पोषण ले लेता है, वो सस्ता मिल जाता है। जहाँ पे 1-1.5 करोड़ का मकान है, वहाँ पे 30 लाख का पोषण मिल जाता है, 40 लाख का पोषण मिल जाता है, तो गरीब आदमी वही मकान लेके रहना शुरू कर देता है। सराज जी, बल्कि तासफीन ने बड़ी अच्छी बात की है कि एक इलाका है लालू के तो नाजबाद कोई भी, और वहाँ 80 गज के मकान पर 6 माला इमारत तैयार की जाती है
और फिर ज़मीन बोस हो जाती है, कई जानें भी चली जाती है। तो इसमें जो इलाके के स्टेट से वाबस्ता हैं, कारोबार करते हैं, उन्हें भी तो मालूम होता है ना कि ये गैर कानूनी जो है बिल्डर्स है या कोई भी आपस में मिल के बना रहे हैं, तो उन्हें ये काम करना चाहिए। देखिए, मैं रफ़ीक भाई आपको एक बात बताऊंगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब तक किसी को मौका नहीं दोगे ना, तो कोई बेईमानी आपके साथ कोई जब करेगा जब आप किसी को बेईमानी का मौका दोगे। तो चोर आपकी चोरी जब तक नहीं करेगा जब तक आप उसको चोरी का मौका नहीं दोगे। तो बात ये कि जब किसी को पता है कि यार मैं ये पैसे खिलाऊंगा और मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो तो करेगा। तो बात ये कि उसको पता है जी मैंने जो है ना वो एक छोटा सा प्लाट लिया, उसमें मैंने 6 मंजिला बना देनी, तो मुझे तो प्रॉफिट मिल तो जाएगा। उसमें तो केडीए के अफसरान भी शामिल होते हैं ना। सर बात ये कि देखिए ये तो एसबीसी का काम है ना, कि बात ये कि अपनी उन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करे कि अगर ग्राउंड प्लस 1 का वहाँ नक्शा है या ग्राउंड प्लस 1 बिल्डिंग अलाउ है, तो ग्राउंड प्लस 4 या 6 क्यों बनाई गई है। बगैर पैसे लिए बगैर तो कोई काम नहीं होता ना। तो ये तो उन लोगों को चाहिए कि उन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो पाबंदी रखे। देखिए बात ये कि जब तक आगे से ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक आगे से डील नहीं मिलेगी, तो कोई कैसे बनाएगा। और जब तक ये चलता रहेगा तो सिस्टम चलता रहेगा। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही है ताशफीन भाई ने कि ये अब सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। आगे की जो ज़मीनें हैं, जैसे सुरजानी टाउन है, तेसर टाउन है, आगे गार्डन सिटी है, आगे सुपर हाईवे है, नादरन बाईपास है, बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं अभी जो शहर से बिल्कुल मिली हुई हैं, शहर के अंदर हैं, और उनको कोई आबाद करने वाला नहीं है। जब यहाँ पर पाबंदी लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना लोग आगे परचेजिंग शुरू करेंगे, तो ये फिर आगे की तरफ आबादी बढ़ेगी और ये शहर का जो लोड है वो ख़त्म होगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और हमारे साथ आज मलिक साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है और ताशफीन साहब जो है उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। उनका यही कहना है कि हाउस बिल्डिंग गरीबों को लोन दे ताकि वो अपना मकान बना सके, और जो शहर के बाहर की जो ज़मीनें और जो लोग जिनको आज तजावत के खात्मे पर जो उनके मकानात तोड़ फोड़ दिए गए हैं, तो उन्हें अगर उन जगह पे बसाया जाए तो उनके लिए भी सर छुपाने की जो जगह मिल जाएगी। क्योंकि जब हुकूमत ही नहीं चाह रही है तो बेचारे अब ये गरीब आवाम क्या करे। अगर जिस दिन भी हुकूमत ने चाह लिया कि इनको आबाद करना है तो कोई भी जगह और शहर कायद के अंदर वहाँ उनको फ़ौरन आबाद कर दिया जाएगा। मेरे साथ ये दोनों मेहमान के साथ मैं एक बार फिर इजाज़त चाहता हूँ। आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त है, मार्केट मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।